नमस्ते, स्वागत है प्रोफ़ेसर साहब आपका पुनः इंडिया स्पीक्स डेली पर। जी, जी। बहुत-बहुत आभार आपका। एक प्रोफ़ेसर के रूप में मनुस्मृति पर जो आपका अध्ययन है वो बहुत सराहनीय है और मनुस्मृति पर उसका जो सामाजिक पक्ष है जिस पर विमर्श नहीं होता या तो उसके धर्म के पक्ष पे वह होता है या फिर मनुस्मृति को सीधे दूसरा वर्ग है गाली दे देता है। और हमारा जो एक हिंदू समाज है, सनातन हिंदू धर्मी समाज है, जिसमें चारों वर्ण आते हैं। मुझे नहीं लगता सर कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा है। लेकिन मनुस्मृति पर हमला करना एक एक फैशन बन गया है और जो लोग हमला करते हैं वो टिकट भी पा लेते हैं अलग-अलग पार्टियों से। मनुस्मृति को जलाना, उससे जलाकर सिगरेट पीकर धुआँ उड़ाना, मतलब एक नया फैशन जो है क्रिएट होता जा रहा है। पहले भी रहा लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाल देना। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि पहला प्रश्न तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मनुस्मृति का भूत इतना अपढ़ लोगों को, कुपढ़ लोगों को क्यों सताता है? देखिए, मनु का मतलब होता है मंत्र, मनु का मतलब होता है मंत्रद्रष्टा, मनु का मतलब होता है विराट परमात्मा के बुद्धि का नाम मनु है। मनु का मतलब जो वैदिक संविधान है उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने का नाम मनु है। मनु का सारांश जो है वो जो है निवृत्ति तुस्य महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता जो है निर्वृत्ति में है, यानी मुक्ति में। यह मनुस्मृति की जो है सारांश, इसको आप समझ सकते हैं। मानव को मानव बनाने का कार्य जो है मनुस्मृति करती है और जितने भी हम आज उदाहरण देते हैं शासन तंत्र का, चाहे वो चंद्रगुप्त का हो, चाहे वो जो है विक्रमादित्य का हो, चाहे राजा रामचंद्र जी का हो, राजा रघु का हो, दिलीप का हो, या मध्यकाल में शिवाजी का हो, जितने भी प्रशंसित राज्य रहे हैं उसका आधार मनुस्मृति रहा है। न केवल भारत का बल्कि विश्व के अनेक देशों के जो है शासन तंत्र का आधार मनुस्मृति रहा है और जब तक मनुस्मृति का प्रभाव समाज पर रहा वो एकताबद्ध रहा, न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी सांस्कृतिक रूप से जो है मनुस्मृति सभी को बांधे रहा। अब अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने जो है इसमें मनुस्मृति को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि इतनी उत्कृष्ट शासन व्यवस्था का पुस्तक मनुस्मृति है और जब तक ये रहेगा संपूर्ण रूप से भारत को जो है प्रतंत्र नहीं किया जा सकता है। वो शासक थे और उन्हें जो कुछ भी अपने शासन को बचाने के लिए करना था उन्होंने किया और वैसा विधान बनाया। उन्होंने जो है जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ थे उनको नवीनतम घोषित किए, क्योंकि ईसाइयत में जो है 4444 वर्ष अर्थात 5000 वर्ष के इर्द गिर्द ही जो मतलब वो सृष्टि का आरंभ मानते हैं। तो उससे ऊपर हो जाएगा तो उनके जो ग्रंथ है बाइबिल है और उसमें जो चीजें रखी गई है कि सृष्टि का आरंभ 5000 वर्ष वो गलत सिद्ध हो जाएगा। तो उसको जो है उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। हालांकि बाद में बाइबिल की इस बात को जो है अनेक उत्खनन में ऐसे पूरे प्राचीनतम मिले हैं तथ्य, जिससे कि वो कई हजार लाखों वर्ष पूर्व के जो है मानव सृष्टि का जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो अंग्रेजों ने जो है इसको जो है और जो भारतीय संस्कृति में सनातनियों में जो आस्था के केंद्र थे उनमें अनास्था पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया, विशेषकर धार्मिक ग्रंथों में। वेद को उन्होंने कहा कि ये गृहणियों का गीत है। मनुस्मृति में भी अनेक प्रकार के क्षेपक जोड़े गए। यहाँ के एक प्रतीक गाय थी, गाय को जो है उन्होंने कहा कि ऋषि महर्षि अपने अतिथियों की सेवा जो है गाय के बछिया माने बच्ची के गोमांस से करते थे और ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। यही सनातन के आधार बिंदु थे और ब्राह्मणों को तो बाहर से जो है घोषित करने का कि ये बाहर से आए हुए हैं भी प्रयास किया गया। और जैसे जैसे
विश्व प्रबुद्ध होते जा रहा है और वो देख रहा है जो हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, रामायण, कामशास्त्र, वास्तुशास्त्र, चिकित्सा, योग को देखने के बाद कह रहा कि इसका निर्माण कौन किया है, तो उन्हें पता चलता है कि कोई भारत में एक जाति थी ब्राह्मण, वो उनके पूर्वजों ने इस तरह का ग्रंथ का निर्माण किया है जो समाज के लिए, विश्व के लिए, विश्व मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है। और वो जो है धीरे धीरे ब्राह्मणों के प्रति आस्थावान होते जा रहे हैं। और यहाँ अंग्रेजों के षड्यंत्र और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद वामपंथियों के षड्यंत्र का शिकार होकर ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का, गाय के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का, वेद गीता के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। ब्राह्मण वो है जो शास्त्र में कहा गया है कि 3 दिन से ज्यादा वो अपनी जो है जो है संग्रह नहीं कर सकता है वस्तु का। एक सिलोंज वृत्ति होती थी, जो आप तो गांव से जुड़े, जो खेत में खेती बाल कटने के बाद जो खेत में दाने रह जाते थे उसको बीन कर आजीविका चलाने वाले सिलोंज वृत्ति का, वो ब्राह्मणों की वृत्ति थी। और पीढ़ियां बीत गई और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान है उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो ग्रंथ में जो मिलावट की गई है उसके शोधन में अपना जीवन लगा दी। समाज भी उदार था और समाज उनकी चिंता करता था। किसी भी कहानी कथा में आप पढ़ेंगे तो उसमें किसी जाति का वर्णन नहीं आता है इस रूप में। जब भी वर्णन आता है तो ब्राह्मण का है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। तो इस प्रकार से ये अनास्था पैदा करने का प्रयास किया गया। और जो विदेशी संस्कृत के विद्वान बने या बनाया गया, उनका संस्कृत के प्रति कोई आस्था नहीं थी, बल्कि वो भारतीय धर्म ग्रंथों में भारतीय संस्कृति में कैसे विकृति पैदा किया जा सकता है उसको जो है उसका उनका वही उद्देश्य था। मैक्स मुलर इसका आचार्य था और उसने जो है संस्कृत पढ़ा था, अंग्रेजों के आग्रह से आकर जो है वो घालमेल किया और मनुस्मृति को 185 ईसा पूर्व यानी कि शुंग काल का घोषित किया। वेदों को भी उसने प्रारंभ में 1500 ईसा पूर्व घोषित किया था। मरने के समय में उसने जो है 3000 ईसा पूर्व वेद को माना और फिर बाद में उसने आदि ग्रंथ के रूप में भी माना। इस प्रकार से मनुस्मृति की प्राचीनता को जो है नवीनता दिखाने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और उसमें वो सफल भी रहे और बहुत सी ऐसी बातों को उसमें जोड़ा गया जो कि मूल मनुस्मृति का वो भाग ही नहीं है। और ये जोड़ने का एकमात्र कारण था कि वो जो है मनुस्मृति के प्रति जो समाज को एकबद्ध करने का, राष्ट्र को एकबद्ध करने का और न्याय व्यवस्था हर तरह की जो है उस जानकारी उससे उत्पन्न जो ग्रंथ था उसके प्रति अनास्था पैदा जो है करने का जो है वो किया गया। इसमें बहुत से लोगों का जो है इसमें एक टीम भावना से लोग काम करता था और बाद में तो इंग्लैंड के संसद में भी प्रस्ताव गया कि हमने इस ग्रंथ में और इस परंपरा में क्या क्या हमने परिवर्तन किया जो है। तो ये एक प्रकार का षड्यंत्र था। अब मनुस्मृति की प्राचीनता की तरफ हम बढ़ते हैं। ये नवीन ग्रंथ नहीं, प्राचीनता नहीं। सृष्टि के आरंभ से मनुस्मृति का अस्तित्व था। बहुत से विद्वानों ने वेद से पहले की रचना मनुस्मृति की मानती है। वेद में एकमात्र स्मृति है जिसका वर्णन जो है वेद में है वो मनुस्मृति है। पुराणों में वर्णन है इसका, उपनिषदों में वर्णन है। सतपथ ब्राह्मण में तो इसे मनुस्मृति के वचन को औषधियों का भी औषधि कहा गया, महाऔषधि कहा गया। इसकी प्राचीनता इसी से आप समझ सकते हैं। और रामायण में 2 श्लोक ज्यों का त्यों जो है मनुस्मृति का इसमें सम्मिलित है और कई जगह पर मनु महाराज की अन्य जो है कारणों से रामायण में उल्लेख है। और महाभारत में एक कथा आती है जो है शांति पर्व में जो है आता है कि एक समय समाज जो है ऐसे ही था, न कोई राजा था, न कोई प्रजा था, न कोई दंड देने वाला था, न किसी को दंडित किए जाने वाले था।
सब परस्पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी कृति करते थे। अब जैसे जैसे समाज बढ़ते गया, लोगों में लोभ मोह बढ़ते गया, समाज की व्यवस्थाएं चरमराने लगी, जो है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश पर जो है उनके पुत्र जो है, इन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी का नाम है, उनके पुत्र पौत्र होने के कारण मनु को स्वयंभू मनु कहा गया। इन्हें जो है समाज में व्यवस्था सही रखने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने जो है शासन सत्ता का बागडोर संभाला ब्रह्मा जी। ये जो है साहित्यिक स्रोत है। महाभारत में ये कथा है, तो आप समझ लीजिए कि महाभारत की रचना तो 185 ईसा पूर्व से तो बहुत पहले का, 5000 को तो आज के विद्वान स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो है वंश परंपरा के आधार पर भी जो है सृष्टि के आदि पुरुष जो है ब्रह्मा जी माने जाते हैं, और आदि शासक के रूप में हम जो है मनु की करते हैं। अब भाषा विज्ञान के आधार पर देखेंगे, भारत की लगभग संपूर्ण भाषाओं में आप देखेंगे तो मनु का जो है मनुष्य, मानव, ये जो शब्द है ये जो है मनु से ही निकला हुआ है। तो भाषा के दृष्टि से भी मनुस्मृति या मनु महाराज अत्यंत प्राचीन सिद्ध होते हैं। और सभी यूरोपीय भाषाओं में, या जो यूरोपीय भाषाओं की जननी प्राचीन भाषा है, उसमें भी मनु का उल्लेख है। ग्रीक और लैटिन में माइनेस बोलते हैं, जर्मनी में मनेस बोलते हैं, अंग्रेजी में मैन बोलते हैं, स्पेनिश में मन्ना बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विश्व के अनेक भाषाओं में भी मनु शब्द का उल्लेख है। तो इससे भाषागत दृष्टि से भी, भाषा विज्ञान के दृष्टि से भी मनु की प्राचीनता जो है बरकरार है, और इसको अति प्राचीन रूप में देखा जा सकता है। वामपंथी विद्वानों ने जो अपनी आत्मा को बेचकर भारतीय संस्कृति सनातन का जितना क्षति वामपंथियों ने किया है, उतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया। उन्होंने जो है मनुस्मृति को बुद्ध काल का माना है, जबकि ये सरासर गलत है। मनुस्मृति बुद्ध के वचनों का संग्रह धम्मपद में संग्रहित किया गया है, जो कि पाली भाषा में है। मनुस्मृति का श्लोक है, सभी जानते हैं, बहुत से सरल है और इसका प्रसारित हर जगह लगभग है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। यह मनुस्मृति का वचन है। अब इसी को धम्मपद में 8वें वचन में बुद्ध के ज्यों का त्यों रख दिया गया। बस अंतर केवल इतना ही है, मनु महाराज का ये जो वचन है संस्कृत में है, और उसी को जो है वो पाली भाषा में रख दिया गया। एक और श्लोक है जिसका हिंदी रूपांतर है कि व्यक्ति का सफेद बाल हो जाने से या बाल झड़ जाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, उम्र दराज नहीं हो जाता है। ज्ञान के कारण ही जो है विद्वान व्यक्ति बनता है। इसी को जो है धम्मपद के 12वें वचन में जो है बुद्ध के ज्यों का त्यों रख दिया गया, उसका वो है पाली भाषा में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था इसको नवीन घोषित करने का, वो जो है साहित्य, वंश परंपरा और जो है भाषा विज्ञान के आधार पर वो जो है उनका वो कहीं टिक नहीं पाते हैं। और मनु स्मृति और मनु महाराज लाखों वर्ष पूर्व की जो है रचना है, और लाखों वर्ष पूर्व के वो है। और काठक संहिता में कहा गया है कि मनु के ही जो भी प्रजाएं हैं वो मनु की प्रजाएं हैं। मनु ही प्रथम शासक थे, और सभी जो प्रजाएं हैं वो मनु की प्रजाएं हैं। इस प्रकार से यह जो है तो जो सर है, अब ये तो बैकग्राउंड आपने बताया। अब जैसे आपके साथ मैं चाहूंगा कि मनुस्मृति पे धीरे धीरे, जैसे आज हम वर्ण व्यवस्था को ले लेते हैं, और वर्तमान में जो 60,000 के करीब जातियां हैं। आगे हम सर आपके साथ मनुस्मृति में मांस भक्षण कैसे जोड़ा गया, उस पे अलग अलग इश्यूज पे मनुस्मृति में स्त्रियों पे बात करेंगे। आज वर्ण व्यवस्था को लेते हैं। जातियों को लेकर जो अम्बेडकर जी पर आपने पिछला ही बात ही बताया था कि एक ही बार उन्होंने चलाया था, लेकिन ये जो कहा गया कि मनु ने ही जाति व्यवस्था दी, ये कितनी बड़ी भ्रांति है और इसमें कितनी सच्चाई है?
आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, कहीं जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं है। 4 वर्ण की व्यवस्था है, वर्ण की व्यवस्था जाति की व्यवस्था ही नहीं है। और वर्ण जो है वैदिक संस्कृत का शब्द है, ब्रिज वर्ण अथवा बरी धातु का जो है से इसका स्पंदन हुआ, जिसका अर्थ होता है चुनना, धारण करना, वर्ण करना। वर्ण सबसे स्पष्ट है कि जो इसका उल्लेख जाति के लिए नहीं किया गया। अब यहाँ जो भ्रांतियां पैदा हुई, वो भ्रांति इस कारण से हुई कि पश्चिम के देशों में जो है वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां जाति थी। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं संस्कृत के, हालांकि आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी संस्कृत के बहुत से शब्दों को जो है हूबहू उसमें सम्मिलित कर रहा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका आज भी कोई अंग्रेजी, जैसे धर्म का कोई अंग्रेजी नहीं है, संन्यास का कोई अंग्रेजी नहीं है, सन्यासी का कोई अंग्रेजी नहीं है, वानप्रस्थी का कोई अंग्रेजी नहीं है। तो उन्होंने वर्ण को कास्ट के रूप में परिभाषित किया। जब यहीं से भ्रांतियां पैदा होती है। यहाँ क्लास होना चाहिए, क्लास से भी काम चल जाता, लेकिन उन्होंने कास्ट जो है वर्ण का अंग्रेजी अनुवाद किया। अब जो है मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में वर्ण निर्माण का से संबंधित उनके कर्तव्य का वर्णन है। और मनु महाराज अध्याय 10 श्लोक 3 देखेंगे, बड़ा चर्चित श्लोक है कि ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य अस्त्रो वर्णा द्विजात चतुर एक जाति अस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमा। इस श्लोक का अर्थ है कि उन्होंने 4 वर्ण का ही निर्माण किया, कोई 5वां वर्ण नाम का कोई चीज ही नहीं था। तो फिर उसमें जाति कहां से आया? जाति का उल्लेख जो है मनुस्मृति में नहीं है, वर्ण का उल्लेख है। और इसके साथ साथ वर्णों का निर्धारण जो है गुण कर्म के आधार पर होता था। बहुत से ऐसे उदाहरण है, आगे हम इसमें बढ़ेंगे। और श्लोक भी है कि कैसे जो है ब्राह्मण नीचे आकर शूद्र होता है और शूद्र होकर जो है ब्राह्मण बनता है। अब उसका श्लोक हम देखेंगे, अध्याय 10 का श्लोक 65 है। शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मण स्वेति शूद्रताम क्षत्रिया च जातम एव तु विद्या द्वेष च वेदम दैव च। मतलब तात्पर्य यह है कि कोई भी शूद्र जो है अपनी योग्यता, अपने कर्म के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है, और कोई भी ब्राह्मण अपनी अयोग्यता के कारण वो शूद्र जो है धारण कर सकता है। ऐसे समाज में इसका निर्धारण गुरुकुल करता था। आज भी अगर हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो जो हमें जो डिग्री प्राप्त होती है, बीकॉम की डिग्री प्राप्त होती है, आर्ट्स की होती है, साइंस की होती है, जो डिग्री जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है उसी डिग्री के आधार पर उसकी आजीविका निश्चित की जाती है और होती है। तो उसी प्रकार से आचार्य जो है, इसमें एक मैंने किशोर कुणाल जी का रिसर्च पेपर पढ़ा है कि जो स्वयं मनु महाराज जी थे, उन्होंने अपने कुछ बच्चों को क्षत्रिय, कुछ को ब्राह्मण, कुछ को शूद्र और कुछ को बहिष्कृत भी किया था। तो ये उदाहरण भी आता है सर मनुस्मृति में। देखिए शतपथ ब्राह्मण में एक कथा आती है कि पहले एक ही वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण था। अब समाज की जैसी जैसी व्यवस्था बढ़ती गई, जैसी जैसी आवश्यकता महसूस हुई, उससे फिर क्षत्रिय का निर्माण हुआ, फिर और व्यवस्थाएं बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो वो वैश्य का हुआ, फिर शूद्र का हुआ। शतपथ ब्राह्मण में कथा वेद में भी कहा गया है, एक मंत्र का अर्थ है कि मैं ज्योतिष हूँ, मेरा भाई जो है भैंसज है, मेरी माँ चक्की चलाती है। मतलब एक ही परिवार में अलग अलग कर्मों का उल्लेख है। अब जैसे हाँ, अब आप देखिए कुछ चीजें कैसे निम्न से ऊपर तक लोग बढ़ा है, और उसका ऐतिहासिक दर्जनों प्रमाण है। मैं कुछ प्रमाण को जो है वर्ण परिवर्तन का मैं आपको बताता हूँ। विश्वामित्र जी जो है राजर्षि थे, शासक थे। राजर्षि से उन्होंने ब्रह्मर्षि बना, गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया,
जो कि ब्राह्मणों की संध्या के लिए एकमात्र मंत्र गायत्री मंत्र है और ब्राह्मणों के लिए गायत्री जप अनिवार्य होता है। और कहा गया है कि 24 ऋषि ही गायत्री का साक्षात्कार कर पाए। इसमें से पहला जो है विश्वामित्र थे और लास्ट 24वां याज्ञवल्क्य थे। और अब आप विदुर जी को देखिए, वो दासी पुत्र थे, लेकिन वो महामंत्री थे। महामंत्री अर्थात क्षत्रिय का कार्य जो है उनमें था। मनु एक बहुत तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत चर्चित जो है प्रकरण है, वो है कैवस तैलुष्य का। कैवस तैलुष्य जो है तैत्तिरीय उपनिषद में कथा आती है कि एक जगह ऋषि महर्षियों की जो है वो सभा थी, वेद वेदांग आदि पर चर्चा हो रही थी। तो कैवस तैलुष्य जो है दासी पुत्र थे, तो वहां पहुंचते हैं तो समाज के लोगों ने कहा, भाई ये तो विद्वानों ब्राह्मणों का सभा है, ऋषियों की सभा है, आप यहाँ कैसे पधारे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अध्ययन से और मैं अपने को शिक्षा के माध्यम से मैं मंत्र दृष्टा ऋषि हो गया। और उसमें उनको सम्मिलित किया जाता है, उस सभा में सम्मिलित किया जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30 से 33 श्लोकों के मंत्र दृष्टा के रूप में कैवस का नाम आता है। तो ये आप नीचे से ऊपर जाने का। और देखिए मनु महाराज ये ब्रह्मा जी वर्ण से ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने पुत्र मनु को जो है राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया। अब वो पिता ब्राह्मण और ये मनु जी वर्ण से क्षत्रिय हो गए, है ना। तो इस प्रकार से कई ऐसी कहानी है जो नीचे से ऊपर जाने का है। और अब वर्ण से बहिष्कृत करने की भी बात है। मनु महाराज ने कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था माने ये आर्यों की वर्ण व्यवस्था है, जो इसमें शिक्षित दीक्षित संस्कारित नहीं हुआ वो अनार्य है, ऐसा कहा गया है। जो है रघु के पुत्र थे प्रवृत्त, महाराजा रघु जिनके नाम पर जिनका विशेषण राघव है और रघुकुल चलता है, उनके पुत्र थे प्रवृत्त जो है। और उनके राक्षसी प्रवृत्ति और गलत संस्कार के कारण सभा ने जो है उन्हें शूद्र के रूप में जो है वो शूद्र के रूप में उन्हें शूद्र वर्ण में जो है उन्हें नीचे की ओर प्रवृत्त किया। ये ऐतिहासिक विवरण है। सगर के पुत्र थे असमंजस, वो भी जो है अपने कर्तव्य से च्युत होकर शूद्र के रूप में आए। 7वें मनु जिन्हें जो है वैवस्वत मनु कहा जाता है, उनके पुत्र जो है जाने अनजाने में उनसे गो हत्या हो गया था, तो उसके दंड के स्वरूप में उन्हें जो है आपको जो है क्या है कि शूद्र वर्ण में वर्णित किया गया जो है। और वर्ण से बहिष्कृत का भी उदाहरण है रावण। पुलत्स्य ऋषि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, महान पंडित, लेकिन प्रवृत्ति के कारण उन्हें वर्ण से ही जो है बहिष्कृत कर दिया गया और राक्षस कुल में वो माना गया। तो इस प्रकार से समाज जो है योग्यता और गुण के आधार पर ऊपर नीचे होते रहता है। अब जो है और सर जैसे आपने अभी उदाहरण कही दिए, मैं थोड़ा सा आधुनिक समय में आऊंगा कि जो मनुस्मृति को जो लोग गाली देते हैं, क्या संविधान में ये प्रावधान है कि जाति में ऊपर नीचे जा सकता है? वो तो एक बार जो ठप्पा जन्म से लग गया संविधान में कि SC ST OBC है ब्राह्मण है, उसको तो इस पूरे जन्म में वो मिटा नहीं सकता। संविधान में ये व्यवस्था है जी। अब समाज तेजी से बदल रहा है और उसका मुख्य आधार जो है अपने अयोग्यता को छिपाना है और अपने गुण को कभी भी वो डेवलप करना चाहते नहीं हैं। और नौकरियां हैं कितनी आरक्षण के आधार पर। अब एक समय था कि जब निम्न कुल की जातियां 1931 की जनगणना में निम्न कुल की जातियां जो है अपने को उच्च वर्ण में परिवर्तित करने के लिए आंदोलित करती थी, मेमोरेंडम देती थी। ये उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में, बंगाल में ऐसे कई जातियां थी जो अपने को क्षत्रिय घोषित करने के लिए लिखित मेमोरेंडम दी कि हमें क्षत्रिय माना जाए। अब समाज जो है तेजी से बदला है और आज देखिए कि हमें ST बना दिया जाए, हमें OBC में डाल दिया जाए। इसके लिए जो है
खून बहाया जा रहा है, सड़कों पर बहाया आंदोलन जा चल रहा रहा है, है, रेल का आंदोलन पटरी चलाया उखाड़ा जा रहा है। और ये वामपंथियों के बहकावे में आकर जो है, जो इनके पास जो अधिकार थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, शिल्प उद्योग, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, इस सब से ये वंचित होकर ये मजदूर बनकर रहते हैं। और आज एक भी जो है उस लेवल के विद्वान या उस तरह के नहीं बन पाए हैं, जैसे हम अंबेडकर का उदाहरण देते हैं। आज समाज इतना दिग्भ्रमित हो गया है, इतना पतित हो गया है कि अब और जाति का इतना नंगा तांडव देखने को मिलता है कि अभी कौशाम्बी की घटना, जहां एक गरीब ब्राह्मण आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, हम न इसके पक्ष में लिखे न विपक्ष में लिखे, हम लोग समाज को जो है सही दिशा देने का हम लोग बौद्धिक हैं, तो इसका कर्तव्य भी है। अब मैं देख रहा हूं कि जो वहां का प्रधान एक जाति विशेष का था, उसने अपराध किया, उसने षड्यंत्र किया, उस जाति के सारे लोग उसके पक्ष में हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि पहले समाज में ऐसा नहीं था, जो गलत था उसका लोग प्रतिकार करते थे, जो सही था उसके साथ सारा समाज एकबद्ध होता था। तो इससे बड़ा जो है समाज का क्या पतन हो सकता है, जाति का नंगा नाच क्या ये हो सर सकता है। आप अब इसको कह सकते हैं, अगर ये अब्राहमिक मेंटेलिटी विकसित होती जा रही है कि गलत को भी जस्टिफाई करना है जी। तो इस प्रकार से अब वामपंथियों ने इतना दुष्प्रचार किया और मनुस्मृति के प्रति लोगों में, विशेषकर जो दलित वर्ग हैं, उनमें इतना ज्यादा जो है वो घृणा पैदा किया कि वो बिना मनुस्मृति पढ़े जाने जो है उसको जलाना शुरू कर जला रहे हैं। मनुस्मृति को जलाना, जैसे दो भाई हों और गाली दे रहे हो अपनी माँ को, तो किसको गाली दे रहे, अपनी माँ बाप को? अगर दो भाई हैं और दोनों अलग अलग गाली दे रहे हैं, तो किस पर गाली किसको पड़ रही, किसी को पड़ रही। आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि वामपंथियों ने कहा कि जो दास है वही शूद्र है, ये भी गलत। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो सेवक है, जो स्त्री है, वो सेवा कर रहे हैं तो उनको प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। यदि वो बीमार हो गए या किसी किन्हीं कारणवश अगर नहीं पहुंच पाए, तो वो बाद में अगर पहुंचकर अपना कार्य पूरा कर देते हैं तो उनको पिछला भी वेतन जोड़कर मिलना चाहिए। ये मनुस्मृति का वचन है। दास वो होता है जिसका शोषण किया जाता है, भोजन देकर केवल जो है बिना वेतन के जो है उनसे बेगारी और कार्य लिया जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो सेवक है, जो भोजन बनाने वाला है, कोई अतिथि विद्वान आ गया हो तो उसको पहले भोजन कराया जाए और उसके बाद जो है जो भोजन बनाया है सेवक, वो भोजन करे, बचे हुए को जो है जो गृहस्थ हैं वो भोजन करे। विश्व के इतिहास में इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण किसी भी धर्म में, किसी भी जो है जात परंपरा में यह जो है देखने को नहीं मिलता। यह है मनुस्मृति का मानवीय। तो जो सही चीजें हैं उसको समाज न जान पावे और जो छेपक चीजें हैं जो जिससे कि समाज में विभेद पैदा हो, तो इसी को ज्यादा प्रसारित किया गया और लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद जो है साहित्य लेखन और इतिहास लेखन का दायित्व उनके ऊपर था। ऊपर क्या था, उन्होंने स्वयं लिया और एक षड्यंत्र के तहत जितना संभव था उन्होंने विकृत किया। उसी विकृति का आज जो है परिणाम है कि आज भी हम सही को सही नहीं कह पा रहे हैं और गलत चीजों को अपने मन में बैठाकर जो है उसके विरुद्ध जो 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 धर्म ग्रंथ, मानवता का धर्म ग्रंथ हो, उसके विरुद्ध जो है विष वाहन करना और जलाना, ये इसका द्योतक है। तो सर आपने पूरा आप बैकग्राउंड भी आपने क्लियर किया कि मनुस्मृति को कैसे गाली देने की शुरुआत हुई, अंग्रेजों ने किस तरह से किया। जाति आपने बताया, वर्ण का भी, और वर्ण का भी आपने उदाहरण दिया कि वर्ण में जो है आपको
आरोही अवरोही क्रम था कि वर्ण में आप ऊपर भी जा सकते थे और वर्ण में आप नीचे भी जा सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में वो लोग जो जाति का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लिए घूमते हैं और जो कभी भी सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि जन्म से जाति है, इसके बावजूद संविधान में वर्णित है जन्म से जाति है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जन्म से जाति है, फिर भी मनुस्मृति को गाली जो दिया जा रहा है सर, इसमें बुद्धिजीवी समाज को, वोटर समाज एक अलग है जो वोट के लिए सोचता है, राजनीति करता है, उसका वोट बैंक है, जो समथिंग है। बुद्धिजीवी समाज को मनुस्मृति को लेकर किस तरह का अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उसमें एक और समस्या आती है कि मनुस्मृति है कौन सा शुद्ध, क्योंकि कई तरह की मनुस्मृतियां मिलती है, बहुत छेपक, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? समाज कौन सा मनुस्मृति को कहाँ ढूंढे, उस मनुस्मृति को जो जिसमें उसको ओरिजिनल थॉट मिले और जिसको लेकर वो आगे काम कर सकता हो। देखिए, एक आर्य समाजी विद्वान है, कुलपति भी रहे, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, तो उनकी एक विशुद्ध मनुस्मृति नाम से किताब है और उन्होंने बड़ा मेहनत किया है उस पर। और जो छेपक है उसको भाषा के दृष्टि से, व्याकरण के दृष्टि से और जो दुरुक्ति हुई है उसके दृष्टि से उन्होंने उसको चिन्हित किया है। और जो मौलिक मंत्र है मनुस्मृति का, उसको देने का प्रयास किए हैं। तो एक उसको भी देखा जा सकता है। और बाकी भी एक दो स्मृतियां कुल्लू वगैरह की मेघातिथि की टीकाएं हैं, तो जो अच्छी टीकाएं हैं चौखंबा से निकली है, चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से, जो संस्कृत का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन है। तो मनुस्मृति पर वहां से भी टीकाएं निकली है, तो उसको भी देखा जा सकता है। और अब जैसे आपने शुरू किया श्रृंखला, और लोग भी अब धीरे धीरे मनुस्मृति पर बोलना शुरू किए हैं, तो मनुस्मृति तो एक करेंट था ना, कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, छुएंगे तो हमें झुलस जाएंगे। लेकिन आपने भी साहस किया और हम लोग सत्य, जीवन तो नश्वर है, तो अगर सत्य को सत्य अगर न कहा जाए तो मनुष्य जीवन धिक्कार है। तो आपने भी इसको साहस पूर्वक चलाने का निर्णय लिया और हमने भी साहस पूर्वक जो अध्ययन करके जो विकृतियां हैं उसको बोलने का प्रयास किया जो है। अब धीरे धीरे लोग मनुस्मृति को सुनने लगे हैं, जानने लगे हैं, और जो इसकी अच्छाइयां हैं जिससे समाज एकबद्ध था, है ना, और समाज में विकृति न के बराबर थी, उसको अब लोग धीरे धीरे समझ गए। आज समाज गया कहाँ पहुंच गया है, आप देखिए आज कहाँ समाज पहुंच गया है। हर जिले में फैमिली कोर्ट हो गया है, होम मतलब ओल्ड होम हो गया है, और साल में एक बार मदर्स डे और फादर्स डे मनाने की परंपरा हो गई। हमारे यहाँ तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव वाला देश जो है, जहाँ रोज अपने माता पिता को प्रणाम करने की परंपरा है, अब वहाँ वर्ष में एक बार जो है वो भी फेसबुक पर डालने के लिए जो है ये इस तरह की समाज में जो है कुवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है। तो समाज का तना बना तो छिन्न भिन्न हो गया ना। आज अपराधी मंदिर का उद्घाटन कर, इससे बड़ा समाज का क्या पतन हो सकता है। सही बात। इससे तो सर एक चीज है, हमने जैसे मनुस्मृति पर हमने एक प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी के साथ भी मैंने चर्चा की थी, एक और कोई विद्वान है, एक हमारे विकास विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर साहब हैं कामेश्वर नाथ जी, उनसे भी मैंने चर्चा की थी मनुस्मृति पर। सर जैसे आज हमने जाति पे वर्ण पे चर्चा किया आपके साथ, इससे पहले मैंने मनुस्मृति और अंबेडकर पे आपने चर्चा किया, अभी जाति और वर्ण पे चर्चा किया, और आपने स्पष्ट बताया उदाहरण देकर कि मनुस्मृति में मनु के समय में जाति में ऊपर उठने और जाति में नीचे गिरने की पूरी परंपरा थी। वर्ण में ऊपर उठने और नीचे जाने की पूरी व्यवस्था थी। वेद में भी अब केवल एलूस के उदाहरण से आपने इसको स्पष्ट किया। संविधान निर्माण के बाद से जाति बिल्कुल जन्मगत हो गई। ब्राह्मण कितना भी गरीब रहेगा वो लाभार्थी नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी भी नेता अभिनेता अथवा आईएएस, एक घर में 25-25 आईएएस बन रहे हैं, लेकिन वो SC ST का लाभ लेगा, आरक्षण लेगा, समथिंग करेगा। तो वही समाज को दिग्भ्रमित किया गया, उनको मिल कुछ नहीं रहा है और अपना मूल्यांकन भी नहीं कर रहे हैं कि आज तक इतना आजादी के जो है बाद इतने साल हो गए, 70-75 साल हो गया, हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और फिर भी वो सड़क पर जो
सड़क पर तो लामबंद उनके खिलाफ होना चाहिए था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठा रहे हैं और तुमको वंचित किए हुए, तुमको एक भी लाभ नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया। और इस तरह के वंचित लोगों की संख्या आरक्षण में 90% लोग हैं जो आज भी वंचित मुख्यमंत्री थे, तो 10% लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्राप्त कर रहे हैं और वो छोड़ना भी नहीं चाहते। उनको शर्म भी नहीं आती है कि हम 20 पीढ़ी से ले रहे हैं, अब कितना लेंगे। अपने समाज के लिए भी तो छोड़े, त्याग करें, अपने को डेवलप तो करें। सही बात आज उनको रोजगार देना चाहिए था, आज मजदूर बन गए हैं। आज बड़े बड़े कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब उनके हाथ में होना चाहिए। सैकड़ों लोगों को उनको रोजगार देना चाहिए, तो मजदूर बनकर रह गए। बहकावे में आकर शोषण किया जा रहा है, ये है वो है। और तो कर्म जन्म से ही इतनी ज्यादा जो है प्रशिक्षित आदमी हो जाता था कि उसको आज बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है वो उसके आगे टिक नहीं पाता। और उसी में जिसकी प्रवृत्ति सात्विक होती थी वो पठन पाठन में था, वो आगे बढ़ जाता।